हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी का सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट सब चैप्टर, जिसे हम कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 9 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपका एक बहुत अच्छा बेस क्रिएट करेगा आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए। जैसा कि नाम है चैप्टर का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम समझेंगे पहले नाम का मतलब। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होती है बेसिक यूनिट जो लाइफ की शुरुआत कर सके। कोई एक ऐसी यूनिट, कोई एक ऐसी चीज़ जो सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन लाती हो, या फिर लाइफ को बनाने के लिए जो सबसे पहली यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भैया जो हमारा सेल है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है? हमने ऐसा क्यों कहा? तो बेटा जी, हमने एक चार्ट पढ़ा था कि हमारे पास सेल होता है, सेल से हमारे पास टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम विल फाइनली लीड फॉर अ ऑर्गेनिज्म। हमने ये तो पढ़ा ही है ना कि हमने शुरुआत करी एक सेल से, हमने शुरुआत करी एक सेल से, और सेल से आगे बढ़ते बढ़ते हम एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं, है ना? तो अगर मैं बोलूँ कि भैया एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म इज़ अ वेरी बिग थिंग। हम ह्यूमंस, वी आर ऑर्गेनिज्म। अगर मैं एक ह्यूमन को या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ते 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 उसकी सबसे छोटी यूनिट पे लेकर जाऊँ, सबसे बेसिक यूनिट पे लेकर जाऊँ, जिसके बाद वो फर्दर नहीं टूट सकता, तो वो यूनिट होगी बेटा सेल। तभी हम कहते हैं कि सेल इज़ आ तभी हम कहते हैं कि जो सेल होता है वो क्या होता है? बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। भैया लाइफ की बनने की शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। लाइफ जो हमारे पास है, जो हम देख रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमन है, सबकी यूनिट सेल ही है। सेल इज़ द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अब सवाल आता है कि मैम, हमने तो केमिस्ट्री और फिज़िक्स में पढ़ा है कि एटम इज़ द फंडामेंटल यूनिट। एटम है जो सबसे छोटी यूनिट है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। वो कहते हैं ना, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। तो ऐसा क्यों है? आप कह रहे हो सेल है और हमने पढ़ा एटम है। तो बेटा ये इसलिए है कि जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग की, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग, जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो नॉन लिविंग में जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है ना, उसको हम कहते हैं एटम। जैसे कि आपका चेयर, टेबल, एक्सेट्रा। अगर मैं किसी चेयर को उठा के तोड़ती जाऊँ और तब तक तोड़ती जाऊँ जब तक कोई एक ऐसी यूनिट ना आ जाए कि मैं उसको फर्दर तोड़ ही नहीं पा रही हूँ, जब तक कोई ऐसी छोटी चीज़ ना आ जाए कि मैं उसको आगे तोड़ ना सकूँ, तो जो मुझे सामान मिलेगा वो होगा एटम। समझ रहे? वो छोटी यूनिट जो मैं लास्ट में नहीं तोड़ पाऊँगी वो होगी एटम। लेकिन अगर मैं वहीं लिविंग थिंग की बात करूँ, तो लिविंग के लिए बेटा जो छोटी इंडिविजुअल पार्टिकल होती है वो होती है सेल। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट एंड very important functioning unit of life. Cell is the smallest and very functional unit of life. भैया life is not possible without cell. हम कहते हैं कि जो life होती है is not possible without
यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट अ सेल। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अगर आपको एक लाइफ क्रिएट करनी है तो आपको एटलीस्ट एक सेल तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लाइफ क्रिएट करनी है तो आपको एटलीस्ट एक सेल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना सेल के तो कोई लाइफ ही नहीं है ना। अगर किसी की, देखो, नॉन लिविंग थिंग है, उनके पास सेल है क्या? नहीं है, तो वो इसीलिए नॉन लिविंग है। लेकिन हम लिविंग थिंग्स के पास सेल होता है जो अपने सारे फंक्शंस करता है। फंक्शंस जैसे कि रेस्पिरेशन, फूड इनटेक, एक फूड को बाहर निकालना, फूड को इनटेक करना, और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, हर एक फंक्शन एक सिंगल सेल कर सकता है। इतना केपेबल होता है एक सिंगल सेल काम करने के। हम आगे बढ़ेंगे कि कई तो एनिमल्स ऐसे होते हैं, हम कहते हैं कि हम बहुत सारी, अब ह्यूमन की बात करेंगे हम, तो ह्यूमन तो बहुत सारी सेल्स से मिलकर एक बॉडी बनी है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल मिले तो तब एक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बना ना। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसे बहुत से प्रोकैरियोट्स, मतलब पुराने टाइप के बैक्टीरियाज होते थे जो एक सिंगल सेल है, एक सिंगल सेल है, और वो ही सेल सारा काम करता है। वही एक सेल बॉडी की तरह काम करता है, वही एक सेल बॉडी की तरह काम करता है। और बॉडी में वो हर एक काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, उसके लिए खाना गैदर करता है, खाने को खिलाता है, पचाता है, एक्सक्रीशन बाहर निकालता है, हर एक काम वो एक सेल करता है ना। तो हमने अभी पढ़ा कि भैया फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक। बेसिक मतलब कि भैया जो सबसे पहले है, सबसे पहले जो आया वो सेल ही है। सेल ने जुड़कर, एक सेल ने, यहाँ पे एक सेल था, इसने ऐसे ही बहुत सारे सेल जोड़े अपने साथ, इस तरीके से बहुत सारे टिश्यू बना दिए। एक सेल ने एक साथ जुड़ के बहुत सारे टिश्यू का फॉर्मेशन किया। वही टिश्यू बन के आगे ऑर्गन देगा, और वही ऑर्गन आगे ऑर्गन सिस्टम देगा, और वही ऑर्गन सिस्टम एक बहुत ही बड़ा इनॉर्मस ऑर्गेनिज्म बना देता है। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन के अंदर मिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं। एक टाइप का सेल नहीं है, अलग अलग टाइप के सेल मिलते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल की आपको एक भरपूर मात्रा में सेल मिलेगा, अलग अलग टाइप का सेल, और अलग अलग काम कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं एक एक सेल निकालती जाऊँ ना ह्यूमन बॉडी से, तो आप देखेंगे कि भैया इतनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल आपको एक ह्यूमन बॉडी में मिलेगा। हर किसी का फंक्शंस अलग है। जैसे कि आप अपने वही देख लीजिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी एक डिफरेंट टाइप के सेल है, डब्ल्यूबीसी एक डिफरेंट टाइप का सेल है। आरबीसी का काम है आपका ब्लड फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी का काम है आपका प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। तो हर एक सेल का अलग अलग काम है ना। इसीलिए है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं और उनके फंक्शनिंग भी बहुत अलग अलग है ना। अब हमें इतना समझ आ गया कि भैया हमारी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाने के लिए एटलीस्ट एक सेल की ज़रूरत तो है। 11th में एक चैप्टर आता है, उसमें एक लाइन लिखी है कि अ सिंगल सेल इज़ नीडेड फॉर अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो आप 11th में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन मैं आपको अभी जो समझा रही हूँ वो बात है कि सेल इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लाइफ आप इसके बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। आप इसके बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो भाई। जिस पे एक सेल नहीं है, एटलीस्ट एक सेल नहीं है, वो लिविंग हो ही नहीं सकता। वो फिर हम कहाँ दे देंगे उसको? हम कहेंगे कि भैया आप नॉन लिविंग थिंग हो, क्योंकि आपके पास सेल नहीं मिलता है। ठीक है, तो और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमने एटम्स और सेल का डिफरेंस पढ़ा कि भैया एटम्स क्या होते हैं और सेल क्या होते हैं। हम किस केस में एटम कहते हैं, किस केस में सेल कहते हैं। हमने कहा भाई एक सिंगल सेल ही होता है जो जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाता है, और ऐसे ही एक बहुत बड़ी चेन लेकर वो ऑर्गेनिज्म बनाता है ना। हमने ह्यूमन का पढ़ा कि ह्यूमन में भी मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास एक माला है बच्चों, सपोज़
मेरे पास ऐसी एक माला है। माला तो सबने देखी होगी, सबकी मम्मी दादी के पास माला होती है, मोतियों की माला या बीड्स की माला, कैसी भी माला, है ना। मेरे पास ये एक माला है। तो मैं अगर इस माला को ऑर्गेनिज्म कहती हूँ, अगर ये पूरी माला मेरे लिए एक ऑर्गेनिज्म है, तो क्या मैं उसके एक मोती को या एक बीट को सेल बोल सकती हूँ, है ना। अगर ये पूरी माला, एक पूरा स्ट्रक्चर मेरे लिए ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे लिए एक ऑर्गेनिज्म है, तो क्या मैं इस एक बीट को, सेल कह सकती हूँ। क्यों कह सकते हो मैम? क्योंकि भाई इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने के लिए मेरे को एक सेल की ज़रूरत तो पड़ी ना। ये जब एक एक करके मैंने सेल जोड़े तभी तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना। अगर मेरे पास सेल ही नहीं होता तो क्या ये स्ट्रक्चर बन पाता? नहीं बन पाता ना। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं क्या कहती हूँ, सभी कहते हैं सेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। अगर आपको लिविंग कहलाना है तो आपके पास सेल होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर, अब हमने ये पढ़ लिया कि यार सेल क्या होता है, उसका ओरिजिन क्या होता है, और वो कैसे काम करता है, वो क्या क्या बनाता है आगे जाके। हमने ये पढ़ा कि ह्यूमंस में कितने सेल होते हैं, हमने सब कुछ लगभग पढ़ लिया, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, है ना। अब हम पढ़ते हैं कि भैया हमने सेल तो बोल दिया, लेकिन कोई तो रहा होगा ना पहले जिसने सेल के बारे में पता किया हो कि सेल होता क्या है, सेल कैसा दिखता है। कोई तो रहा होगा, कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसने सेल को देखा हो सबसे पहले, क्योंकि सेल तो बेटा बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया था। तो पहले पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। इसे हटा देते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ही भगवान है। आप आगे जाके जो भी तैयारी करेंगे, जैसे आपने सुना होगा एक नीट का एग्ज़ाम होता है, बायोलॉजी की, उसमें सिर्फ एनसीईआरटी ही आती है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, तब आप नीट का बायोलॉजी पेपर निकाल सकते हैं। तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को मैंने देखो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है आपके लिए। हर एक लाइन हम डिस्कवर करेंगे यहाँ पे से कि क्या बोल रही है ना। हमने पढ़ लिया द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब। इसका मतलब होता है बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क का मतलब समझते हैं आपने? कॉर्क देखा है बेटा? कॉर्क बनता है जो हमारे पास बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उसका जो ब्राउन पार्ट होता है, ट्रंक पार्ट, उसकी छाल निकाल के कॉर्क बनता है। आप देखना चाहेंगे कॉर्क? मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये होता है ट्री की बार्क। इस बार्क को छिल छिल के कॉर्क बनता है। इस बार्क को छिल के इसे कॉर्क बनाया जाता है, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम। रॉबर्ट हुक saw the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments। उन्होंने जब एग्जामिनिंग किया एक पेड़ की छाल निकाल कर, तो उन्होंने जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई वो जो छाल है ना, वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रही है। हनी कॉम्ब देखा है, मधुमक्खी का छत्ता? नहीं देखा? मैं कल फ़ोटो लेकर आऊँगी उसकी, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते की आपको दिखाऊंगी कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा दिखता है और उन्होंने क्या नोटिस किया। इस तरीके से एक कंपार्टमेंट की तरह उन्होंने उसका स्ट्रक्चर देखा। जब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा जूम करके देखा ना, एक छाल निकाल के, तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से इसके छोटे छोटे चिपके हुए कमरे जैसे स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस, देखो इसमें भी लिखा है लिटिल कंपार्टमेंट्स की तरह उन्होंने देखा। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्क सब्सटेंस होता है जो पेड़ की छाल से निकाला जाता है। दिस वॉज इन द ईयर 1665। अब रॉबर्ट हुक ने इसको कब देखा? 1665 में देखा। कब देखा? 1665 में देखा।
व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। बेटा उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। जैसे हम आप देखते हैं, आपने अपनी फिज़िक्स लैब में देखा होगा या आपने अपनी कभी बायो लैब में देखा होगा कि बड़े बड़े ना माइक्रोस्कोप रखे रहते हैं। आजकल जो साइंटिस्ट के पास माइक्रोस्कोप होते हैं वो बहुत एफिशिएंट माइक्रोस्कोप होते हैं, लेकिन पहले उस टाइम पे 1665 समझ लो, बहुत टाइम पुराना हो गया ये। तो उस टाइम पे इतने एफिशिएंट माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, बहुत मतलब बहुत बेसिक माइक्रोस्कोप हुआ करते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने अपना सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से ये देखी थी। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस, वो जो उन्होंने बॉक्स देखे, उन्होंने जो यहाँ पे लिटिल कंपार्टमेंट देखे, उनको उन्होंने नाम दिया सेल। क्यों नाम दिया सेल ही, क्यों नाम दिया? क्योंकि बेटा सेल इज़ अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है जो उसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे, ऐसे ना छोटे छोटे कमरे। तो उन्होंने इसको सेल नाम दिया कि भैया ये जो मैं देख पा रहा हूँ इसको मैं नाम देता हूँ सेल, क्योंकि पहले तो किसी को पता ही नहीं था ना वो क्या है। तो अब किसी को समझाने के लिए नाम तो देना ज़रूरी बनता है। अब मैं किसी चीज़ के बारे में समझा रही हूँ तो जिस चीज़ के बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगी उसका एटलीस्ट नाम तो होना चाहिए। This may seem to be very small and insignificant incident, but it was very important for the history of science. बेटा ऐसा लगता है कि यार छोटी सी तो बात है, सेल ही तो ढूंढ लिया, ऐसा भी क्या ढूंढ लिया, लेकिन बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया था ना हिस्ट्री ऑफ साइंस में कि अब मतलब उन्होंने अगर वो एक छोटा कमरा जिसको बोला उन्होंने सेल, वो नहीं ढूंढा होता तो आज हमें नहीं पता होता कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, सेल कितना इम्पोर्टेंट होता है, एक सेल कितना ज़्यादा केपेबल होता है ना, ये आप अभी देखेंगे। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपेयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वो कह रहा है कि ये पहली बार था, ये इंसिडेंट सेल का ढूंढना पहली बार था कि किसी ने ऑब्जर्व किया कि भाई जो मैं लिविंग लाइफ देख रहा हूँ, इतने बड़े बड़े पेड़ देखता हूँ मैं, जो इतने बड़े बड़े इंसान देख रहा हूँ मैं, वो एक बहुत छोटी और सेपरेट यूनिट से मिलकर बना हुआ है। समझ आई? जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि मैं अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तोड़ती जाऊँ बहुत छोटे लेवल तक, तो मुझे जो सबसे छोटा लेवल मिलेगा जिसको मैं तोड़ नहीं पाऊंगी वो होगा सेल। तो ये पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया था कि इतनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी लिविंग थिंग एक छोटी और सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी है। ठीक है। द यूज ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो सेल है ये अभी तक बायोलॉजी में बहुत एफिशिएंटली यूज़ होता है, इसमें बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। वही, अब आपको तो पता है ना ऊपर के एक्सपेरिमेंट से कि सेल से बना है भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमने कहा हम भी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट, हम जब तक नहीं करेंगे हम देखेंगे नहीं। तो बेटा जी एक एक्सपेरिमेंट हमने भी किया, वो एक्सपेरिमेंट था, हमने ओनियन होता है ना, ओनियन प्याज, प्याज की जो एक छोटी सी झिल्ली निकालते हैं, जो आउटर लेयर होता है ना, आउटर लेयर, इंसान की आउटर लेयर मतलब ह्यूमन बीइंग की आउटर लेयर किससे बनी होती है? एपिडर्मिस से। उन्होंने उन्होंने हमने वो एक झिल्ली निकालनी है, और वो झिल्ली निकाल के जब हम उसे ड्राई करेंगे, पहले उसे ड्राई करना है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे मार्क किए हैं, आपको भी ऐसे ही अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट करनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको, आप चाहते हो कि आपको हर एक लाइन का नॉलेज हो तो आपको ऐसे ही अपनी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जो इम्पॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करके रखनी है। ठीक है। तो उन्होंने उस लेयर को सुखाया, उस लेयर को सुखाने के बाद उन्हें क्या मिला? उन्हें मिला एक स्ट्रक्चर। जब उन्होंने उस स्ट्रक्चर को उस पे देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, पर उससे पहले उसमें क्या डालना है? उसमें डालना है सेफ्रन सॉल्यूशन। आपके बायो लैब में आपके टीचर से पूछना कि सेफ्रन सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपको शायद दिखा दे, या मैं कल फ़ोटो ले आऊँगी सेफ्रन सॉल्यूशन की, आप वो देख लेना, है ना। तो उन्होंने एक सेफ्रन सॉल्यूशन देखा, सॉरी सेफ्रन सॉल्यूशन उस एक पील में एक ड्रॉप डाली, और उन्होंने फिर क्या देखा? अगर हम उसमें सेफ्रन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा उस सेफ्रन सॉल्यूशन में। सेफ्रन सॉल्यूशन बेसिकली स्टेनिंग के लिए होता है ताकि हमें एक क्लियर विजन मिले,
धुंधला धुंधला ना दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे, उसलिए हम सैफरन सोल्यूशन डालते हैं। तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें इस तरीके से अंदर छोटे 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 और भी स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, और इनके बीच में ऐसे डार्क कलर की एक छोटी छोटी बिंदियाँ भी मिल रही हैं। ठीक है, हमने देखा कि अरे ये तो वही है जो रॉबर्ट हुक कह रहे थे। क्या कह रहे थे रॉबर्ट हुक? कि भैया जब मैंने कॉर्क देखा तो उसमें हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मिला है, ऐसे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स मिले जिनको उन्होंने क्या कहा, सेल। तो हमें भी तो वही मिला ना, सेल, हमें भी वही सेल मिला। और बेटा ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ आया, आपको ये समझ आया। और इसके नीचे थी एक माइक्रोस्कोप की फ़ोटो, वो भी देख लेना, वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी फ़िलहाल। We can try preparing a temporary amounts of peel of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? वो कह रहा है कि अगर हम अलग अलग साइज़ के ओनियन का पील ऐसा निकाल निकाल के देखें तो क्या हमें वही स्ट्रक्चर मिलेगा जो हमें यहाँ मिला। ये स्ट्रक्चर जिसमें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में सेल मिल रहे हैं और उनके बीच में एक डेंसली न्यूक्लियस मिल रहा है। तो उन्होंने कि वो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा या हमें कुछ डिफरेंट मिलेगा। अब जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है क्या, इसका आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वो कह रहा है कि जो हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो हैं क्या। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब एक जैसे लग रहे हैं ना, दे ऑल आर लुकिंग सिमिलर टू ईच अदर। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर्स लाइक एन ऑनियन बल्ब। वही वो जो सेल हैं वो जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़े ऑनियन बल्ब को बना रहे हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइज के ऑनियन बल्ब हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। वो कह रहा है कि भैया चाहे ऑनियन के बल्ब के साइज डिफरेंट हो, बहुत बड़ा हो, मीडियम हो या फिर स्मॉल हो, लेकिन उनके अगर हम पील को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सिमिलर स्मॉलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जैसे कि ये मिला था एक कंपार्टमेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द सेल ऑफ ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम, सेम दिखेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज। मैटर नहीं करता कि उस ऑनियन का साइज क्या है, मिलेगा तो उसके अंदर सेल ही, और एक ही टाइप का सेल मिलेगा क्योंकि है तो ओनियन का ही ना। चाहे बड़े ओनियन का हो, चाहे छोटे ओनियन का हो, चाहे मीडियम ओनियन का हो, पर है तो सेल ओनियन का ही, तो उसको सेम होना ही पड़ेगा। ठीक है, these small structures that we see are the basic building units. मैंने बोला ना, cells are the building blocks of life. So they were the building units of onion bulb. वो भी क्या है, onion bulb के building units हैं। These structures are called cell. इन cells के इन structures को हम कहते हैं cell। कि भैया ये जो छोटे छोटे structures हैं इन्हें cell हैं। कितनी बार बोलोगे यार, 50 बार पढ़ चुके हैं। Not only onion but all organism। वो कह रहा है ऑनियन ही नहीं लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म that we observe around are made up of cells। वो कह रहा है कि सिर्फ ऑनियन ही नहीं भैया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देखते हैं सब किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। मैं, आप, डॉगी, कैट, पिग, इंसेक्ट्स, trees, plants, flowers, everything is made up of cells. However, there are also single cells that live by their own, जिसकी मैं बात कर रही थी, और इसका एग्जाम्पल है बहुत इम्पोर्टेंट, अमीबा। ठीक है, ये सिंगल सेल होता है जो अपने काम खुद करता है, और ये इटसेल्फ एक्ट्स एज अ बॉडी। जैसे कि हम तो बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे छोटे छोटे मिलियंस ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं, लेकिन बेटा जी वो एक ही सेल है जो बॉडी की तरह काम करता है ना। इंटरेस्टिंग। अब इस वाले छोटे से टॉपिक को हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिज्म के बारे में। मैंने आपको बताया कि भैया इंसान जो होता है वो दो तरीके से मिलकर बना होता है ना। जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, वो दो टाइप का मिलता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
और एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी लिविंग बीइंग दो तरीके का होता है, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, जैसे कि मैं आपको अमीबा की बात कर रही थी कि जब किसी सेल की जब किसी एक सिंगल सेल बॉडी का तरह काम करे, जब कोई एक सिंगल सेल बॉडी की तरह काम करे तो उसे हम कहते हैं कि भैया आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज़ अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये आप 11th में पढ़ते हैं। एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो यूनिसेलुलर में आता है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम कहते हैं कि भैया जो एक सिंगल सेल होता है ना, वो एक बॉडी की तरह काम करता है। मतलब वही खाना इनटेक लेगा, वही एक्सक्रीट आउट करेगा, वही खाना खाएगा, वही खाना पचाएगा, वही मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी का बनना, वही एनर्जी भी बनाएगा। यही एक सेल है जो हर काम करेगा। जैसे कि इंसान में, हमारी ह्यूमन बींग्स में काम करने के लिए अलग अलग सिस्टम मिलते हैं, जैसे कि नोज़ फॉर इनहेल और एक्सेल, सांस लेने के लिए नाक है, खाना खाने के लिए मुंह है। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल होता है जो खाना भी खाता है, एनर्जी भी बनाता है और खाने को जो वेस्ट फूड होता है उसे निकालता भी है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट भी करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर मतलब जैसे हमारे यहाँ पे से कहाँ गया यार, एक सेकेंड, मेड ऑफ मैनी सेल्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपका हो गया फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। सिंगल सेल देखो हमने पीछे पढ़ा था कि सेल किसी भी शेप साइज का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है ना। और हमने देखा कि जब एक बहुत ज़्यादा सेल्स का अबंडेंस हो जाता है, मतलब कि एक से ज़्यादा सेल हो जाते हैं, तो वो मिलकर ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं इन्हें, जिसको हम मिलकर कहते हैं कि भैया आपने बना लिया एक टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू ही मिलकर आगे ऑर्गन्स को फॉर्म करता है, और वही ऑर्गन सिस्टम भी बनाता है और वही ऑर्गेनिज्म भी बनाता है। एनसीईआरटी से देखते हैं, हमने पढ़ा कि देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स दैट कैन लिव बाय देयर ओन। अपने आप से रह सकते हैं, अपने आप से खाना बना सकते हैं, अपने आप से खाना बाहर निकाल सकते हैं, मतलब एक्सक्रीशन कर सकते हैं, अपने आप से एनर्जी का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो एक सिंगल सेल को हम कहते हैं कि आप हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, जिसको मैंने कहा कि आपकी ग्रीन एल्गी है, प्लांट्स में आती है। पैरामीशियम और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप्स टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, जैसे कि ह्यूमंस में, आर एज्यूम डिफरेंट फंक्शन। मैंने बताया ना कि माउथ का जो सेल मिलेंगे वो डिफरेंट फंक्शन कर रहे खाने का, पेट में जो सेल मिलेंगे पचाने का। तो अलग अलग टाइप के फंक्शंस अलग अलग टाइप के सेल करते हैं। Different functions in it to form various body parts in multicellular organism. वेरियस बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये भी हम समझ गए कि मल्टी मतलब मैनी। सच ऑफ सम आर फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा और कल मैं इसका आंसर लेकर आऊँगी आपके पास। ठीक है, कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको अब और 3 तो यहाँ दे रखे हैं उन्होंने, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। आपको 2 ऐसे नेम और लेकर आने हैं। ठीक है, एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। सही बात है, अभी इतनी बार तो पढ़ चुके हैं आगे कि भैया एक सिंगल सेल ही है जो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना रहा है। वो सेल साइकिल में भी देखा हमने कि सेल लास्ट में जाके ऑर्गेनिज्म बना रहा था, है ना। तो हमें पता है कि भैया हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना तो एक सिंगल सेल से ही है, एक सिंगल सेल ही जुड़ जुड़ के एक बड़े से ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन।
ऑल सेल दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेटा जी 11th में एक टॉपिक होता है सेल थ्योरी करके, उसमें तीन साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में इम्पोर्टेंट बात बताई थी। एक थे शील्डिन, एक थे स्वान। उन्होंने बताया था सेल जो होता है एनिमल सेल के पास सारे एक टाइप के सेल होंगे और ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ प्लांट, और ऐसा कुछ कुछ उन्होंने बताया था। हम 11th में पढ़ेंगे। मैं कल आपको एक सेल थ्योरी की एक चार्ट भी लेकर आऊँगी, आपको मैं कल दिखा दूँगी वो चार्ट, है ना। कल हम उसको एक बार सेल थ्योरी देख लेंगे। तो उनमें से एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो करके एक साइंटिस्ट थे, शायद स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, पर रुडोल्फ वर्चो करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि भैया हम कह तो रहे हैं कि सेल मिलकर ये बनाता है, सेल मिलकर वो बनाता है, सेल का ये काम है, प्लांट में इस टाइप के सेल हैं, एनिमल में इस टाइप के सेल हैं, हम ये सब तो कह रहे हैं, लेकिन भैया सेल से आगे फर्दर इतने सारे सेल कैसे बन रहे हैं, ये रुडोल्फ ने बताया था। उन्होंने कहा था कि सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। उनकी जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो एज इट इज़ आ जाती है, एज इट इज़ एनसीईआरटी में भी लिखी है, वो है ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर आपने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि कोई एक सेल होगा, वो ही डिवाइड करके दो सेल को बनाएगा, फिर आगे ये सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, और ये सेल आगे डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। मतलब कि सेल ही डिवाइड करेंगे आगे नए सेल बनाने के लिए, ये सेल टूट के दो सेल बनाएगा, ठीक है। तो सेल यहीं पे वो भी यहीं पे लिखा है कि सेल डिवाइडेड्स टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं अपने टाइप के और सेल्स बनाने के लिए। अच्छा, अब जो ये सेल डिवाइड कर रहा है ना, जब ये दो सेल बनाएगा तो वो जो दो सेल बनेंगे ना वो एग्जैक्ट इसी की कॉपी बनेंगे, क्योंकि भैया जब ये डिवाइड कर रहा है तो सेल डिवाइड करके जो बनेंगे वो भी तो यही ऐसे ही होंगे ना, सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, उनका शेप भी सेम होगा, उनका साइज़ भी सेम होगा, उनका हर चीज़ सेम होगी, क्योंकि डिवाइड करने वाला सेल डिवाइड करके अपने जैसा ही तो बनाएगा, है ना। आगे वैसे ही ये जो दो सेल बनाए थे, ये डिवाइड जब करेंगे दो सेल बनाएंगे तो अपने जैसे दो सेल बनाएंगे सेम शेप और साइज़ के, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल सेल्स दस अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल या कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ देखते हैं, आ जाइए, ये देखो यहाँ पे लिखा है सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, दैट मीन्स सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, एक सेल है, उसने डिवाइड करके दो सेल फॉर्म किए। एक सेल है, उन्होंने डिवाइड करके दो सेल फॉर्म किए। वो दो सेल जो होते हैं, देखो ये जो सेल डिवाइड कर रहा है भाई, इसे हम कहते हैं कि आप हो पेरेंट सेल, ठीक है। आप हो पेरेंट सेल, क्यों डिवाइड करके। अब जो ये दो बच्चे बना रहे हैं, बच्चे कौन बनाता है, पेरेंट्स बनाते हैं ना, कि बच्चे पेरेंट्स को बनाते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स बच्चों को बनाते हैं, तो जो डिवाइड करेगा वो होगा पेरेंट सेल, वही तो अपने आगे बच्चे बना रहा है। और जो डिवाइड होती है ना, दो सेल बनती हैं एक जैसी सिमिलर सेल, उनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, उनको हम कहते हैं डॉटर सेल। जो डिवाइड करके आगे बनाती हैं उनको हम कहते हैं कि आप हो डॉटर सेल, डॉटर सेल, राइट। जिन्होंने डिवाइड किया उनको हमने कहा कि आप हो डॉटर सेल, और जिसने डिवाइड करा, जिसने डिवाइड करके अपनी दो डॉटर सेल्स को बनाया, उसे हम कहते हैं कि आप हो पेरेंट सेल, राइट। फिर यही डॉटर सेल आगे जाके पेरेंट सेल बनेगी, मतलब अब जब डिवाइड करेगी तो पेरेंट सेल कहलाएगी, और इसके जो दो बच्चे होंगे उनको हम कहेंगे डॉटर सेल। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एक जैसे ही दिखेंगे, दे विल बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, ठीक। स्ट्रक्चर, शेप, साइज सब में वो सब सिमिलर होंगे, गॉट इट। चलिए, यहाँ तक कि हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भैया सेल क्या होता है, उसे फंडामेंटल बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं। हमने पढ़ लिया कि सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेल को किसने नोटिस किया था, तो आपको पता है सबसे पहले सेल को नोटिस किया था आपके रुडोल्फ हुक ने, और सॉरी रॉबर्ट हुक सर ने डिस्कवर किया था 1665 में।
उन्होंने कॉर्क में ये देखा था और कॉर्क में देखकर उन्होंने बोला कि भैया ये तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। उन्होंने उसका नाम दिया था, इन बॉक्सेस को बोला था पहले उन्होंने कि आप सेल हो। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसे लिटिल रूम से हम, जिसका मतलब होता है लैटिन में रिटन रूम। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। आज तक भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च हो पाई है वो इस बेस पे हो पाई है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि ओनियन पील लेकर अगर हम उसको सुखा के उसमें सेफ्रिन सॉल्यूशन डालेंगे और उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हम देख पाएंगे कि भैया ऐसे कंपार्टमेंट्स में सेल्स प्रेजेंट है और सेल्स के बीच में उनके पास होते हैं एक डेंस न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स। अच्छा, उन्होंने एनसीईआरटी ने कहा कि भैया आप जो ऑनियन का साइज़ अगर डिफरेंट कर देंगे तो क्या आपको स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट दिखेंगे या सेम स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो भैया हमें यहाँ नीचे इसका आंसर भी था कि इसमें पता चला हमें कि जब हम साइज़ अलग अलग लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ा ऑनियन हो चाहे छोटा ऑनियन हो चाहे बहुत छोटा ऑनियन हो, जितना भी ऑनियन हो जैसा भी साइज़ का हो, उसमें जो सेल होगा द सेल ऑफ ऑनियन, मैं इसे मार्क कर दूँगी, द सेल ऑफ ऑनियन पील विल लुक सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ ऑनियन दे केम फ्रॉम। मतलब नहीं बनता कि वो किस ऑनियन का पील है, मिलेगा तो उसमें एक ही टाइप का सेल। क्यों? क्योंकि है तो ऑनियन ही ना, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। ठीक है, these structures, small structures that we say, these small structures that we are seeing is the basic building unit of life, basic building unit of life। और वही है कि ऑनियन बल्ब का है तो वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसकी, ऑनियन बल्ब की। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल, इन स्ट्रक्चर्स को हमने सेल कहा और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब देखो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, इसे हम करेंगे और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम दे रखा है और उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रखा है। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। किससे? कॉर्क की स्लाइस से डिस्कवर किया था। ठीक है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, मैंने आपको बताया ना उस टाइम पे इतना डिटेल्ड और इतना इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करता था वहाँ पे। उस टाइम पे इतना एफिशिएंट माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं था, इतना बना नहीं था। ठीक है, ल्यून हॉक का हमने पढ़ा, ल्यून हॉक थे, एंटन ल्यून हॉक करके नाम होता है। अच्छा, जो कॉर्क होता है मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्क सेल होता है ना वो होते हैं डेड सेल्स। जो कॉर्क सेल होते हैं ना वो होते हैं डेड सेल। ठीक है, आप पढ़ेंगे आगे जो पेड़ की बार्क होती है उसमें सारे मरे हुए सेल पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था उस टाइम पे, लेकिन फिर आए एंटन ल्यून हॉक। उन्होंने, क्योंकि जब वो आए थे उस टाइम तक देखो कितना डिफरेंस है, 1665 से 1674 तक का डिफरेंस है। तो इतने में एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, जो आज यूज़ हम करते हैं उतना तो नहीं, पर पहले से थोड़ा सा इफेक्टिव माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया था। तो उन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। वो सबसे पहले थे जिन्होंने लिविंग सेल देखा। किस में? पॉन्ड वाटर में सबसे पहली बार। ठीक है, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1838 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था किसी सेल के अंदर। जब रुडोल्फ ने देखा ना, रुडोल्फ आ रहा है दिमाग में बार बार, रॉबर्ट हुक ने देखा ना, तो उन्होंने तो सिर्फ ऐसा देखा कि भैया आपके पास दो चीज़ें हैं, सेल है और उसके अंदर एक छोटा छोटा सा कुछ डेंस सा मिल रहा है, एक बहुत बिंदी टाइप का मिल रहा है। उन्होंने इस पर इतना ध्यान दिया नहीं, उन्होंने तो सिर्फ सेल को डिस्कवर किया। राइट, उन्होंने सिर्फ सेल को डिस्कवर किया। लेकिन जब ल्यून हॉक आए उन्होंने लाइव सेल देखा, लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल। ठीक है, और तब उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। उन्होंने भी यही देखा कि सेल है, सेल के अंदर ये छोटा छोटा कुछ मिल रहा है। तो बाद में जाके जब उन्होंने इस छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे डिस्कवरी की तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा? न्यूक्लियस रखा। ठीक है, फिर आए परकिंजे। परकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, फॉर द फ्लूइड ऑफ सब्सटेंस
ऑफ द सेल। ठीक है, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि भैया ये प्रोटोप्लाज्म है ना, ये फ्लूइड जैसा सब्सटेंस है, आपको अपने सेल के अंदर मिलता है। ऑफकोर्स जब माइक्रोस्कोप थोड़ा थोड़ा देख रहे हो कितना डेवलप हो गया था, 1674 से लेकर आपका 1839 तक माइक्रोस्कोप काफ़ी डेवलप हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने फिर सेल के अंदर घुसना शुरू कर दिया। पहले तो सेल देखा, फिर सेल के अंदर न्यूक्लियस देखा, फिर सेल के अंदर और भी चीज़ें देखी। तो वहाँ पे हमें पता चला कि सेल के अंदर ऐसा पानी जैसा सब्सटेंस होता है, पानी जैसा सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये होता है फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे सेल थ्योरी के बारे में भी दे रखा है, द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंट बाय टू बायोलॉजिस्ट, जिसे हम कहते हैं शील्डन 1838 में और स्वान 1839 में। द सेल थ्योरी वर फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो, मैंने बताया ना रुडोल्फ वर्चो करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में जाके सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया था और कहा था कि जितने भी सेल होते हैं कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ ना, तो साइंटिस्ट को बहुत बड़ा स्कोप मिला आगे भी रिसर्च करने का। ठीक है, it was possible to observe and understand the complex structures of cell and its various organelles। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या डेवलप हुआ, उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्हें बहुत हेल्प हुई सेल के अंदर घुस के देखने के लिए कि सेल का जो स्ट्रक्चर क्या है। भाई बाहर से तो हमने देख लिया कि ऐसा ऐसा कंपाउंड जैसा सेल है, ऐसा कंपार्टमेंट जैसा होता है, कमरे जैसा सेल होता है, लेकिन बेटा जी इस सेल के अंदर भी तो जाना था, इस एक सेल को निकाल कर देखना था कि इसके अंदर क्या मिलता है, इस सेल को देखना था कि इसके अंदर मिलता क्या है। तो वो कब हुआ, वो कब पॉसिबल हुआ, जब 1940 में आपका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसकी डिस्कवरी, जब आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तब जाके ये पॉसिबल हुआ कि साइंटिस्ट देख पाए कि सेल के अंदर का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है और उसके अंदर क्या क्या टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो तब उनको देखने से पता चला कि भैया सेल के अंदर एक खाली कमरा नहीं है, सेल का जो कमरा है वो खाली नहीं है, उस कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस सेल के लिए। समझ आ रही है? तो सेल अंदर से खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज, जिसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, हम कल पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, राइट। सो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में और कल हम सेल के स्ट्रक्चर को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे और कल हम इस चार्ट को भी समझेंगे जिसमें लिखा है अलग अलग टाइप के सेल का पिक्चर दिया है। इसमें लिखा है वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। हम देखेंगे कल की ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के सेल मिलते हैं, क्या क्या अलग टाइप के सेल हैं जो आप ह्यूमन बॉडी में देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या काम करते हैं, ये कब पॉसिबल हुआ, ये तब पॉसिबल हुआ जब 1940 में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, तब जाके ये सेल देखना पॉसिबल हुआ। ठीक है, सो आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा और आप मुझे ये भी बताइएगा कि और हम क्या कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये मेरी पहली वीडियो है तो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं हुई होगी, लेकिन आपको कैसी लगी अपना रिव्यू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई और आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।